है उस पर भी आपको बोलना है, उस पर बात तो गहराई से होती है। साहित्य का उद्देश्य केवल कल्पना और भावना की बात नहीं करना है, बल्कि ये जो मोक्ष का साहित्य है वो आपको संघर्ष के लिए तैयार करता है, संघर्ष की बात करता है, असहमति की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है, संवेदनशीलता की बात करता है। ये विमर्श का साहित्य है जो पूछने की ताकत देता है, विश्लेषण करने की ताकत देता है, नया सृजन करने की ताकत देता है। ये सच है कि दलित विमर्श इन सभी विमर्शों को लीड करते हुए, इन सबको आवाज देते हुए, इन सबको साथ लेते हुए चला है। लेकिन हिंदी साहित्य में, हिंदुस्तानी साहित्य में दलित विमर्श से पहले भी बहुत कुछ विमर्श चल रहे थे, उठ रहे थे। एक नाम मुझे याद आता है, रशीद जहां, अंगारे वाली रशीद जहां मुस्लिम विमर्श की बात करती है, स्त्री विमर्श की बात करती है, मुस्लिम स्त्री विमर्श की बात करती है, मुस्लिम अधिकारों की बात करती है। सज्जाद जहीर, मुर्तजा आनंद और रशीद जहां की जो टिकड़ी थी, जिसमें एक अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों की बात करना उस समय बहुत ही ताकत की बात थी, बहुत ही साहस की बात थी। हमारे बीच बहुत ही अनुभवी प्राध्यापक, प्रोफेसर, शिक्षक महोदय मौजूद हैं। मैं आदरणीय रामेश्वर साहब से निवेदन करता हूं कि चंद शब्दों में कुछ टिप्पणी मूलक बातें इन सभी विमर्शों को केंद्र में रखते हुए कहें, क्योंकि इसके बाद भी हमें बात करनी है, अलग अलग सत्रों में विस्तार से बात करनी है। लेकिन एक तरह से वक्तव्य हो ही गया है, तो उसके बाद छोटी छोटी बातें जो कवर करनी है छोटी टिप्पणी रूप में करेंगे, उसके बाद हम विस्तार से अपने अपने सत्रों में उन पर विमर्श करेंगे। मैं रामेश्वर से निवेदन करता हूँ कि सम्माननीय मंच और मित्रों, बीज वक्तव्य पर कोई टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। बीज को थोड़ा अंकुरित होने दें, थोड़ा पानी वानी डालना चाहिए। बीज वक्तव्य के बाद माली वगैरह की भूमिका तो हो सकती है, लकड़हारे की नहीं। मुझे इस तरह बुला लिया गया है कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। शिवराज जी को आपने सुना, आत्माराम जी के बेहद ओजस्वी संचालन को भी आपने सुना। विमर्शों को लेकर मेरी स्थिति विश्वविद्यालयों का जो अभ्यस्त सांस्कृतिक मानस है उसके ठीक विपरीत है। तो आप बिल्कुल असहमत हो सकते हैं। मैं क्लास में भी कहता हूं कि जो अध्यापक अपनी क्लास में असहमति की जलवायु नहीं बनाता वो सत्यनारायण का कथावाचक है। कथा वथा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन विमर्श पर मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहली बात तो यह है कि विमर्श के बुनियाद में मैं और अन्य का बंटवारा है। यह मैं हूं और यह दूसरा है, इसके बगैर विमर्श संभव नहीं है। स्त्री जब कहती है कि मैं स्त्री हूं और एक पुरुष है जो मुझसे भिन्न नहीं बल्कि मेरे विरोध में है, तो विमर्श शुरू होगा।
साहित्य संश्लेषण से बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि विमर्श की बुनियादी प्रकृति ही साहित्य के विरोध में है। अगर वह साहित्य है तो मैं सबसे बदनाम आदमी का जिक्र कर रहा हूं, जिसका नाम है तुलसीदास। क्योंकि विमर्शवाद के सारे ब्रह्मास्त्र जिसकी छत पर गिरते हैं वो तुलसीदास की छत है। और केवल एक चौपाई में कोट कर रहा हूं और राजनीतिक वक्तव्य है। जा सुराज नृप प्रजा दुखारी, जिसकी सत्ता व्यवस्था में प्रजा दुखी है। और ये मध्यकाल की दरअसल वैचारिक और सांस्कृतिक भाषा है प्रजा। सो नृप अवस्थ नरक अधिकारी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है। तो जहां भी साहित्य होगा वो संश्लेषण में आएगा। जाहिर है कि वो मनुष्यता के पक्ष में, करुणा के पक्ष में, सभ्यताएं जो स्वप्न देखती हैं उन स्वप्नों की परछाइयां दिखाई देती हैं साहित्य के भीतर। इसलिए राम राज्य का जो स्वप्न है तुलसीदास के यहाँ, उसे किस विमर्श में ले आएंगे? विमर्श तो राम राज्य को मानेगा नहीं, लेकिन उस राम राज्य में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि राम राज्य के भीतर जो तालाब बनेंगे उसमें चारों वर्णों के लोग स्नान करेंगे। आप इस बात को महसूस करें कि जिस अस्पृश्यता का मूल आधार ही स्नान हो, कि दलित के लिए अलग से कुआं होगा ठाकुर का। मध्यकाल का एक कवि अगर कह रहा है कि एक ही घाट पर चारों लोग नहाएंगे, ये साहित्य है। तो दिक्कत यही है कि विमर्श एक समाजशास्त्रीय मुद्दा है दरअसल, और विश्वविद्यालय में हम लोगों ने समाजशास्त्र और साहित्य को एक मान लिया है। दरअसल समाजशास्त्र साहित्य का उपनिवेश, समाजशास्त्र ने साहित्य को अपना उपनिवेश बना दिया है। तो जो भी समाज के भीतर हो रहा है ठीक वही बिंदु साहित्य के भीतर भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन विमर्शों से जो चीजें रह गई हैं, और क्योंकि जाहिर है कि मुझे कुछ बोलना है अगले सत्रों में, तो सारे पत्ते तो मैं फेंक नहीं सकता इस समय। लेकिन मुझे लगता है कि जो विमर्श की सीमा है वो ये है कि आधुनिक सभ्यता के जो बुनियादी संकट हैं, क्या विमर्श उसकी चिंता करता है या नहीं करता है? और मुझे लगता है कि आधुनिक सभ्यता को जो बुनियादी संकट है वह है ईश्वर की मृत्यु। एक समाज था, कोई एक आधार था जिससे समाज संचालित होता था। समाज की नैतिक चेतना, समाज के स्वप्न, समाज में रहने वाले व्यक्ति का अकेलापन, जिसकी चौखट पर बैठकर शांत होना चाहता था, उस ईश्वर को विज्ञान ने अपदस्थ किया। और जो शून्य बना, उस शून्य को क्या संबोधित किया गया है? नहीं किया गया है। 1922 में लिखी गई जिस किताब पर 1945 में नोबेल प्राइज मिला, टी.एस. इलियट का, वह कविता खत्म होती है उपनिषद पर, ओम शांति शांति शांति। क्योंकि दिखाई पड़ रहा था विज्ञान ने जो दुनिया बनाई है उसने मनुष्य को इस कदर अकेला कर दिया है कि वह भीड़ बनने के लिए अभिशप्त है। जो बड़े मुद्दे हैं, मसलन की हिंसा, भय, प्रकृति और मनुष्य के संबंध, ये सैद्धांतिक मसले नहीं हैं। ये प्रकृति और मनुष्य के संबंधों का विषाप हमारे फेफड़े में हाँफ रहा है। क्या ये विषय ऐसे ही छोड़ दिए जाने चाहिए? मनुष्य के जो नियत जन्य प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर विमर्श क्या कहता है? इसलिए विमर्श बुनियादी तौर पर मोहल्ले के झगड़े हैं, और ऊपर एक बहुत बड़ा आसमान है। दरअसल आसमान के बहुत सारे मुद्दे हैं, मनुष्यता के मुद्दे हैं।
इसी रेनेसां पीरियड के बाद जो वैज्ञानिक चेतना विकसित हुई, एनलाइटनमेंट आया, नगरीकरण हुआ, प्रजातंत्र हुआ, और इसी में हमने केवल 20 वर्षों में 9 करोड़ लोग मार डाले विश्व युद्धों के नाम पर। क्या ये मुद्दे नहीं है? तो मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय में थोड़ा सा लीक से हटकर, असहमत होकर, अकेले पड़ जाने का पूरा खतरा और आनंद उठाकर हमें कुछ चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है। जब मेरी बारी आएगी तो मैं कुछ बातें कहूंगा। धन्यवाद।